लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसी का सिंगल साइकिल का एनालिसिस देखा था, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी थी। एक्सप्रेशन में आने वाले सभी कंपोनेंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखा था। बेसिकली सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं, आपकी एम्पलीट्यूड यानी कि पीक वैल्यू, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, कॉस पाई यानी कि पावर फैक्टर, वो सभी दी हुई जो एक्सप्रेशन होगी न्यूमेरिकल में उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आप वो सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर आता था आपके पास एक पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको आरएमएस और एवरेज वैल्यू ऑफ द साइनसॉइडल वेवफॉर्म पता होना चाहिए। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कैसे हमने आरएमएस और एवरेज निकाला। इसी वीडियो में आपको यह भी समझ में आएगा कि क्यों हमें आरएमएस की जरूरत पड़ी, एवरेज वैल्यू से काम क्यों नहीं चल गया। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। एवरेज कैलकुलेट करना है एसी सप्लाई की, यानी कि सिंगल साइनसॉइडल वेव फॉर्म की एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज आप लोग सभी जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वालिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। हम लोग इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट करते थे। मतलब अगर मैं यहां कैलकुलेट करूं इसको, क्योंकि एक वेव फॉर्म है, पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, तो वेव फॉर्म है तो वेव फॉर्म क्या बोलती है, ये एक्चुअली ई है। ये पूरी वेव फॉर्म जो है उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया, ई विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी चल रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, जितना भी एक साइकिल का टाइम पीरियड था 0 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मेरे पास टोटल वेव फॉर्म का टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, दिस मस्ट बी एवरेज ऑफ फुल साइकिल, एवरेज ऑफ वन साइकिल, एवरेज ऑफ वन साइकिल। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। आप लोग सब मैथमेटिक्स के अच्छे ज्ञाता हैं, आप लोग अंदाजा लगा करके मुझे बताएंगे। ई की वैल्यू रखो em sin ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने इसके लिए, अगर इसके लिए कंपेयर करूं, देयर इज नो फाइव, कोई लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं जनरल कैसे कैलकुलेट कर लेता हूं। इज इक्वल टू em sin ओमेगा टी 1/2 पाई 0 से 2 पाई em sin ओमेगा टी इज थीटा, साइन थीटा और डी थीटा। em हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। इस em को भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होती, तो मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले आए। अगर आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना em अपॉन 2 पाई साइन थीटा का डी थीटा के साथ में इंटीग्रेशन आपने करना है। मुझसे पहले कर सकते हैं, बिल्कुल, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स क्या है 0 और 2 पाई। अब आपने मुझसे पहले ये बताना है कि cos 2 पाई क्या होता है। माइनस ऑफ cos 2 पाई माइनस ऑफ माइनस प्लस cos 0। इस माइनस को अगर मैं कॉमन लेता तो cos 2 पाई माइनस cos 0 ऐसे लिखता है ना, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस cos 2 पाई और यहां हो जाएगा प्लस cos 0। cos 2 पाई इज 1, 2 पाई पर आकर के साइन और cos कुछ भी हो, दोनों की बराबर वैल्यू होने वाली है। cos 2 पाई और cos 0 दोनों ही 1 होते हैं, तो em अपॉन 2 पाई माइनस 1 प्लस 1 बड़ा 0। एवरेज वैल्यू एक एसी सप्लाई की सिंगल साइकिल की 0 आ गई। अब इसके बाद जितनी भी साइकिल आएंगी सबका एवरेज 0 ही आना है ना। अगर एवरेज 0 हो गया तो आप लोग मुझे बताएं कैसे कैलकुलेट करने का फायदा कुछ नहीं हुआ। कैलकुलेट करने का फायदा नहीं हुआ तो इस एनालिसिस का हम करेंगे क्या। एवरेज अगर हमारे पास नहीं होगी तो एनालिसिस में आगे कैसे बढ़ेंगे। वी शुड हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ना आगे बढ़ने के लिए। जब लोग हम डीसी पढ़ते हैं तो डीसी में हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इससे हमारी एनालिसिस इजी हो जाती है। एसी से एक फिक्स्ड वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, एक इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसी एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। वो एवरेज वैल्यू हमने निकाली, वो तो 0 आ गई और 0 आनी भी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का बिल्कुल सेम एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, टोटल करोगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए हम
फुल साइकिल का एवरेज कभी कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम हाफ साइकिल का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाफ साइकिल की एनालिसिस का मतलब है कि कंप्लीट एनालिसिस का हमें स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन डबल हो जाएगी। जब पूरी साइकिल की जगह हम एक साइकिल को पढ़ेंगे, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करके आगे चलेंगे, तो हमारी प्रोसेस, मैं हमेशा बोलता हूँ, ईज ऑफ एनालिसिस जो है हमारा वो कहीं पीछे छूट जाएगा। कैलकुलेशन जो हमारी है वो डबल हो जाएगी। कैलकुलेशन डबल होने के बड़े नुकसान है, ठीक है। हमें कैलकुलेशन डबल नहीं करनी। तो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया रूट मीन स्क्वायर का। रूट मीन स्क्वायर मतलब RMS। जो भी हमें ई वेवफॉर्म गिवन थी उसका स्क्वायर अगर मैं करूं, ठीक है, स्क्वायर। अब इसका मीन निकालूं, मतलब डी थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया, जो भी इसका टाइम पीरियड था 0 से 2 पाई फुल साइकिल के लिए 1/2 पाई। ये तो हो गया स्क्वायर, ये हो गया मीन। मीन मतलब एवरेज, जो आप जानते हो। और क्योंकि हमने स्क्वायर किया था तो एक बार हमने इसको अंडर रूट के अंदर रख दिया। तो अब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम ई को इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसी का मीन निकाल रहे हैं। देखना आप इक्विवेलेंसी बनती है या नहीं बनती है। ई को डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, ठीक है, और उसका मीन निकाल दिया, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए उसका एवरेज निकाल दिया। यहां पर क्योंकि ई स्क्वायर का एवरेज बनाया है तो बाहर स्क्वायर रूट लिख दिया, और हमने बोला कि अब इससे जो वैल्यू मिलेगी वो फुल साइकिल के लिए 0 से 2 पाई के लिए वैल्यू मिलेगी, और ये 0 नहीं आने वाली है, ये मुझे पता है, आप लोग अभी देखोगे तो ये 0 नहीं आने वाली है। तो इट्स बेटर टू यूज RMS वैल्यू। फुल साइकिल का हम लोगों ने देखा कि हमारा एवरेज वैल्यू कितना आया, 0। तो हम हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 1 हाफ साइकिल का टाइम स्पेन कितना है, 0 से पाई, तो 1/पाई ई, जिसको जिसका हमने एवरेज निकालना है, यहां से लेके वहां तक की जो रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड्स है उसको ई से रिप्रेजेंट किया। 0 से लेके पाई तक के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल मैग्नीट्यूड मिल गया। टोटल मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, जितना हमारा पास थीटा की वैल्यू थी, तो उससे हमारी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी हाफ साइकिल के लिए 1/पाई 0 से पाई EM साइन थीटा डी थीटा। EM इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। EM/पाई साइन थीटा को इंटीग्रेट करो, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम ही चल रहा है, सिर्फ टाइम स्पेन जो है वो 0 से 2 पाई की जगह 0 से पाई हो गया है। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स रखो 0 से पाई। कॉस थीटा, तो आप मुझे बताओ कॉस पाई और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, सोचो आप। माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई और माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0, EM/पाई। कॉस ऑफ पाई इज -1, -1 ऑफ माइनस करेंगे तो +1, और प्लस का साइन, कॉस 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, 2 EM/पाई is the average value of any alternating quantity for its half cycle। फुल साइकिल के लिए ये 0 होगा। रूट मीन स्क्वायर ऑफ एनी AC क्वांटिटी। एनी AC क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। EMF इक्वेशन होगी तो E = EM sin ωt, वोल्टेज इक्वेशन होगी V = VM sin ωt, करंट इक्वेशन होगी I = IM sin ωt। यही एक्सप्रेशन रहने वाला है। तो मान के चलता हूं, जैसे मैंने यहां पर E लिया है, तो स्क्वायर मतलब E का स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर वाली जो वेवफॉर्म है, जो फंक्शन मेरे पास आया, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का सेम मेथड है, थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से 2 पाई। हमने एवरेज निकाला था कंप्लीट साइकिल का, कितना आया था, 0, उसको याद रखना, अभी बताऊंगा क्यों। और डिवाइडेड बाय 2 पाई, टोटल टाइम स्पेन से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन हो गया इतने मैग्नीट्यूड्स का, ठीक है। क्योंकि हमने इसको स्क्वायर किया था, हमने बाहर एक स्क्वायर रूट लगा दिया, और क्यों लगाया उसका कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो समझने की चीज है वो क्या, एवरेज कंप्लीट साइकिल का 0 आया था, ठीक है। जब हम एक रेजिस्टर में डीसी सप्लाई देते हैं तो हीट जनरेट होती है, उसी रेजिस्टर में अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तब भी उतनी ही हीट जनरेट होती है ना। एक डीसी के बारे में बात कही जाती है कि एवरेज और आरएमएस
ऑफ डीसी इज सेम। मतलब डीसी के केस में हम लोगों ने सिर्फ एवरेज पढ़ा है, हम लोग आरएमएस नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, सेम ही वैल्यू निकलती है। ठीक है, लेकिन हमारा एसी के केस में, डीसी में क्या होता है, अगर हमारा कुछ मैग्नीट्यूड था ईएम तो वही चलता रहता और ऐसा एक ग्राफ बनता है ना, नीचे कुछ नहीं होता, ये एक्सेस होते और ईएम इसकी वैल्यू होती और कांस्टेंट चलता। मींस देयर इज नो नेगेटिव साइकिल। एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, वो थ्रू आउट पॉजिटिव उतना ही मैग्नीट्यूड रहता है, दैट इज डीसी। ठीक है, तो डीसी एसी में क्या नुकसान हुआ, जितना पॉजिटिव हाफ आया उतना नेगेटिव हाफ आया, दोनों ने दूसरे को कैंसिल आउट किया, दोनों ने कैंसिल आउट किया, टोटल पावर 0 हो गई। तो नया कॉन्सेप्ट निकाला एसी के केस में, बोले आप इसका आरएमएस निकालो। आरएमएस का मतलब क्या, ई का स्क्वायर कर दो। ई का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि हम इस नेगेटिव साइकिल को भी ट्रांसपोज करके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये साइकिल तो है, नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड स्क्वायर से चेंज हो जाना है ऑब्वियसली, तो उसको भी ऊपर इमेजिन कर लिया। अब जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। सही बात है, अगर दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो आरएमएस की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। दिस आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यही वो चीज है जिससे आप डीसी से कंपेयर करते हो और बोलते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। अगर आपने 12th में स्टेटमेंट पढ़ी है तो उसका रीजन यही है, क्योंकि यही वो क्वांटिटी है जो किसी भी रेजिस्टेंस आर में उतना ही हीट जनरेट करवाती है जितना कि कोई डीसी क्वांटिटी जनरेट कराती है। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ, ई स्क्वायर मतलब ईएम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिखूं 1/2 ई स्क्वायर ईएम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन कंपैरिजन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 0 से 2 के लिए, और ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट है। ठीक है, सारे का स्क्वायर रूट किया जा रहा है। ईएम स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मैग्नीट्यूड है, फिक्स्ड वैल्यू है, जो भी आएगी 10 20 30 वोल्ट्स में फिक्स्ड वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको मैं अगर बाहर लिख लूं यहां से हटा करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग अगले स्टेप में लिखेंगे जब भी इस डेरिवेशन को करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मैं स्पेस की कमी की वजह से सेम स्टेप में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऐसा बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, अभी क्या करना है, इस 2 को बाहर ले आओ, ये भी किसी मतलब का नहीं है, ऐसे लिख दूं 4 पाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेट किया, थीटा मिला, माइनस कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस का साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, फिर इस 2 थीटा को वापस से इंटीग्रेट करो तो डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स लगाओ 0 से 2 पाई, इजी है। 2 पाई माइनस 0 यहां रखो, माइनस साइन 2 इंटू थीटा है 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2, मैं लिख देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, ईएम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, स्क्वायर रूट सारे का है। ठीक है, मैंने ये बोला थीटा की जगह लिमिट रखो, फाइनल लिमिट 2 पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 में लिमिट रखो साइन 4 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0 अपॉन 2, ये लिमिट्स रख दी, साइन 0 इज 0, टर्म 0 हो जाएगी, साइन 0 पाई 2 पाई, इधर देखते जाओ, साइन 0 पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, साइन एन पाई, ये सभी जीरो होने वाले हैं। तो ये भी जीरो, इनके मैग्नीट्यूड जीरो होते हैं, साइन जीरो, साइन पाई। क्या बचा? ये भी जीरो ही है, ये वाला जो एलिमेंट है। 2 पाई बचा बस, 2 पाई माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, 2 पाई। ये 2 पाई से 2 पाई अगर हम कैंसिल करें तो कितना बचता है? EM स्क्वायर अपॉन 2। टू पाई से 2 पाई कैंसिल करें, 2 से 4 कैंसिल, 2 बचा, पाई से पाई कैंसिल, EM स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर रूट को आगे सॉल्व कर लो, EM बाय रूट 2। दिस EM बाय रूट 2 इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अगर करंट होता तो IRMS इज इक्वल टू IM बाय रूट 2। व्हाट इज EM? IM मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ये EM है। ये हमें कहां से मिल जाएगा? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से अगर कंपेयर करेंगे ये दिए हुए न्यूमेरिकल को, तो वहां से हमारी वैल्यू मिल जाएगी। RMS निकाल लिया, यही RMS रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस में हीट जनरेशन के लिए। हीट जनरेटेड बाय DC और हीट जनरेटेड बाय ERMS आर सेम, ठीक है। RMS मिल गया, एवरेज मिल गया, पीक वैल्यू यानी कि EM अपॉन, ये पीक वैल्यू है, अपॉन ERMS, ये आपका पीक फैक्टर होता है, और ERMS अपॉन E एवरेज, ये आपका फॉर्म फैक्टर होता है। इसको आपको न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना होता है। और अगर डेरिवेशन आ जाए तो डेरिवेशन में आप लोग क्या करेंगे? EM ही रहेगा, RMS क्या आया? EM बाय रूट 2, तो EM डिवाइडेड बाय EM बाय रूट 2, तो PF विल बी इक्वल टू, मैं यही लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं कैसे हम लोग पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पीक फैक्टर, पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। पीक वैल्यू इज EM, RMS वैल्यू इज EM बाय रूट 2। दिस विल बी इक्वल टू रूट 2, और रूट 2 एक फिक्स्ड वैल्यू है 1.414। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल में आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो वैल्यू आपको बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 1.414 ही मिलेगी हर बार पीक फैक्टर के लिए। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या है? RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू, RMS जो कि आप निकाली अभी आपने, और एवरेज हाफ साइकिल की जो निकाली थी। RMS फुल साइकिल का कितना आया था आपके पास में? EM बाय रूट 2, एवरेज कितना आया था? 2 EM बाय पाई। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, EM से EM कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो रहा है, 1 बाय रूट 2, ठीक है। ये EM कैंसिल, पाई बाय 2 रूट 2 आता है। इस पाई बाय 2 रूट 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1.11 ऐसा कुछ वैल्यू मिलती है। तो आपका फॉर्म फैक्टर इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.11। पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ऐसे कैलकुलेट किए जाएंगे अगर आपके पास डेरिवेशन आती है तो। और न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ ये फॉर्मूला काफी है। EM आपको पता होगा, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके निकला होगा, RMS आपने कैलकुलेट किया होगा, दोनों को डिवाइड करके आपको आंसर निकाल करके दिखाना है। आपने शॉर्टकट नहीं लगाना कि आपको पहले से पता सीधा आंसर लिख दो, वैसे नहीं करेंगे न्यूमेरिकल आता है तो ये हुआ आपकी एनालिसिस। हमने एवरेज निकाला, RMS निकाला, आपको बताया कि RMS ही वो वैल्यू है जो बराबर हीट जनरेट करती है किसी रेजिस्टेंस में, किसके बराबर? DC वोल्टेज के बराबर, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही।